गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन बोहर मॉडल के अनुप्रयोग में तीसरा अनुप्रयोग किया था। कोश में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो कल अपन ने कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E का मान ज्ञात किया था, ठीक है। और अपन ने कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान अपन ने बताया था। कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है, यानी ऊर्जा के जितने भी मान आए थे वो माइनस में आए थे। माइनस 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 11 Z² बटा n²। ये मान था इसका अर्ग में, ये मान किस में आया था? अर्ग में आया था, ठीक है। और अपन को पता है 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। फिर अपन ने इसको जूल में ये मान आया था E बराबर माइनस 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 Z² बटा n²। और ये ऊर्जा का मान था किसमें? जूल में, ठीक है। अब जो जूल वाला मान था इसको अपन ने ऐसे लिखा था माइनस RH Z² बटा n² जूल। और यहाँ पे अपन ने RH को क्या कहा था? RH को अपन ने कहा था ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक। R को अपन ने कहा था ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक, ठीक है। अब RH का मान 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18, 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल, ठीक है। तो ये RH ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक, ठीक है। अब देखिए, और ऊर्जा का मान अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा था 13.6 Z² बट्टा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा का मान अपन ने लिखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा का मान है इस पे आधारित न्यूमेरिकल अपन ने कल कर लिया था। कल जो अपन ने ऊर्जा का न्यूमेरिकल किया था वो इस सूत्र पे आधारित किया था, ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब अपन इस फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। कौन से वाले पे? जूल वाले पे। अपन ने कल कहा भी था कि अपन ये जूल वाले फॉर्मूले को आगे काम में लेंगे, ठीक है। अपन अब यहाँ पे ऊर्जा का जो जूल वाला फॉर्मूला है इस पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले से अपन ने क्या बताया कि कोश में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान, कोश में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। इस फॉर्मूले से क्लियर है, कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान क्या होता है? ऋणात्मक, माइनस में है ये। अब देखिए, अब यदि अपन ये जानना चाहें कि कौन से कोश की ऊर्जा का मान सर्वाधिक ऋणात्मक होता है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल n क्या है? कोश या ऊर्जा स्तर।
यदि अपन यहाँ पे स्मॉल n का मान रख दें कितना 1, अब स्मॉल n का मान कौन से कोस के लिए होता है, k कोस के लिए। स्मॉल n का मान 1 है, वो कौन से कोस के लिए होता है, k कोस के लिए होता है ना। तो यहाँ पे अपन स्मॉल n का मान रख दें 1, तो यदि अपन यहाँ पे स्मॉल n का मान 1 रखते हैं तब ऊर्जा का मान सबसे अधिक ऋणात्मक आता है, क्योंकि स्मॉल n कहाँ है, बट्टा में है। कहाँ पे है, बट्टा में। अब स्मॉल n की जगह 1 रखेंगे तो ये बट्टा वाला पूरा मान कितना हो जाएगा, 1। तो ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल n बराबर 1, तो E बराबर ये क्या आएगा, -2.18 गुणा 10 की घात -18 Z²। ठीक है, Z यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक। अब बट्टा में स्मॉल n की जगह क्या 1 है, तो ये बट्टा वाला 1 हो गया। अब यदि अपन यहाँ पे स्मॉल n बराबर रखेंगे कितना, 2, स्मॉल n बराबर क्या रखेंगे, 2, ये होता है कौन से कोस के लिए, L कोस के लिए। तो ये यहाँ पे E बराबर -2.18 गुणा 10 की घात -18 Z²। अब यहाँ पे स्मॉल n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब बट्टा में 4 है तो ये ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि ऊर्जा का मान सर्वाधिक ऋणात्मक किसके लिए होता है, k कोस के लिए। किसके लिए, k कोस के लिए। क्यों, क्योंकि k कोस के लिए स्मॉल n का मान होता है 1। अब स्मॉल n का मान 1 रखेंगे तो ऊर्जा का ऋणात्मक मान सबसे ज़्यादा आएगा, है ना। तो देखिए ऊर्जा का सर्वाधिक ऋणात्मक मान k कोस के लिए आता है। तो इस फॉर्मूले से ऊर्जा का सर्वाधिक ऋणात्मक मान किसके लिए आता है, k कोस के लिए। अर्थात k कोस की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो यहाँ से अपन ने सिद्ध कर दिया कि k कोस के लिए ऊर्जा का मान सर्वाधिक ऋणात्मक होता है, यानी k कोस की ऊर्जा है वो सबसे कम होती है। k कोस की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम। अब बोहर के मॉडल में अपन ने यही बताया था कि नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो किस आधार पे होते हैं, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। नाभिक के चारों ओर जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो सारे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होते हैं। यानी सबसे पहला k कोस, फिर L कोस, फिर M कोस, फिर N कोस। तो ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में स्थित होते हैं। यानी k कोस की ऊर्जा सबसे कम होती है, फिर L कोस की ऊर्जा k कोस से ज़्यादा, फिर M कोस की ज़्यादा, फिर N कोस की ज़्यादा। यानी ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होते हैं। अब k कोस सबसे अंदर की तरफ है, यानी k कोस की ऊर्जा सबसे कम होती है। ये अपन ने यहाँ से सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब k कोस की ऊर्जा सबसे कम होती है और अपन को एक संबंध पता है, ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्थायित्व के। ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्थायित्व के। यानी जिसकी ऊर्जा कम होती है उसका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो देखो k कोस की ऊर्जा सबसे
कम होने के कारण, के कोस की ऊर्जा सबसे कम होने के कारण के कोस का स्थायित्व, के कोस का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। तो के कोस की ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए के कोस का स्थायित्व सबसे अधिक होता है इस फॉर्मूले से। इसीलिए के कोस को मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो के कोस की ऊर्जा सबसे कम होने के कारण के कोस का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए के कोस को क्या कहा जाता है, के कोस को मूल ऊर्जा स्तर है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन ने सिद्ध कर दिया कि के कोस की ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, यानी के कोस के लिए ऊर्जा का ऋणात्मक मान है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी के कोस के लिए ऊर्जा है वो सबसे कम होती है। ऊर्जा सबसे कम यानी स्थायित्व सबसे ज़्यादा। अब के कोस का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए के कोस को क्या कहा जाता है, मूल ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बोहर मॉडल का चौथा अनुप्रयोग, कोस में गति करते इलेक्ट्रॉन की आवर्ती कोस में गति करते इलेक्ट्रॉन की आवर्ती न्यू ज्ञात करना। अब अपन कोस में गति करते इलेक्ट्रॉन की आवर्ती न्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये किस प्रकार करेंगे, प्लांक की ऊर्जा समीकरण से। अब प्लांक ने अपनी ऊर्जा समीकरण से ऊर्जा और आवर्ती में संबंध बताया था। अब प्लांक की ऊर्जा समीकरण क्या है, E बराबर एच न्यू। तो ये प्लांक की ऊर्जा समीकरण है, E बराबर एच न्यू। यहाँ पे E बराबर है ऊर्जा, H बराबर है प्लांक स्थिरांक और न्यू बराबर है आवर्ती। न्यू बराबर यहाँ पे है आवर्ती। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान अपन अभी अभी निकाल के आए हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर होती है RH। RH क्या, रिडबर्ग नियतांक, Z² बट्टा N स्क्वायर। ठीक है, ये ऊर्जा का मान अपन ने बताया था किसमें, जूल में। ठीक है, तो ये यहाँ पे E का ये मान यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे H न्यू बराबर हो जाएगा -RH Z² बट्टा N स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से न्यू यानी आवर्ती, यहाँ से न्यू आवर्ती क्या हो जाएगी, -RH बट्टा, अब ये H प्लांक स्थिरांक इधर आएगा तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो -RH बट्टा H Z² बट्टा N स्क्वायर। ठीक है, अब RH का मान
RH का मान अपन ने बताया था कितना होता है, RH यानी रिडबर्ग नियतांक। RH रिडबर्ग नियतांक, यहाँ पे RH ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक है। इसका मान अपन ने बताया था 2.18 गुणा 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। और H क्या है, प्लांक स्थिरांक, और H प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये H का मान होता है। तो ये दोनों मान यहाँ पे रख दीजिए। तो न्यू आवर्ती बराबर माइनस, ये माइनस का निशान, RH का मान 2.18 गुणा 10⁻⁻18, और ये किस में है, जूल में है। किस में है ये, जूल में। और H का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34, ये है जूल इंटू सेकेंड, Z² बट्टा N²। आगे Z² बट्टा N² है, ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ पे भाग देंगे यहाँ पे, तो देखिए 10⁻⁻34 है और ये 10⁻⁻18 है। अब 10⁻⁻34 ऊपर जाएगी तो 10⁻+34। अब 10⁻+34 और 10⁻⁻18 कितनी बचेगी, 10⁻+16। 10⁻⁻34 ऊपर जाएगी, 10⁻+34 हो जाएगी। तो 10⁻⁻18 गुणा 10⁻+34, 10⁻⁻18 गुणा 10⁻+34, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻+16 हो जाएगा, है ना। और जूल से जूल कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, तो यहाँ पे सेकंड बचा, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। अब 2.18 में 6.62 का भाग देंगे, ठीक है। तो ये आएगा -0.329, 2.18 में 6.62 का भाग देंगे तो ये 0.329 गुणा 10⁻+16, ठीक है, Z² बट्टा N² और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, ठीक है। अपन जानते हैं समय का इनवर्स, समय का इनवर्स क्या होता है, आवर्ती। आवर्ती है उसका मात्रक समय का इनवर्स होता है, तो ये सेकंड इनवर्स, ये क्या हो गई, आवर्ती हो गई, ठीक है। अब देखिए इस मान को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि अपन यहाँ पे 10⁻16 की जगह 10⁻15 कर दें, 10⁻16 की जगह क्या कर दें, 10⁻15, यानी 0.329 को 10 से गुणा कर देंगे तो न्यू बराबर माइनस, तो ये आ जाएगा 3.29, एक 10 की घात कम कर दी, उस 10 को इससे गुणा कर दिया तो ये 3.29 गुणा 10⁻15 Z² बट्टा N² सेकंड इनवर्स। तो ये कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की आवर्ती का सूत्र है। न्यू बराबर -3.29 गुणा 10⁻15 Z² बट्टा N² सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आवर्ती का मात्रक समय इनवर्स होता है, तो ये सेकंड इनवर्स आ गया। Z यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक, N क्या है, ऊर्जा स्तर या कोष। तो ये बोहर का चौथा अनुप्रयोग है, कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की आवर्ती न्यू ज्ञात करना। तो कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की आवर्ती न्यू है वो इस प्रकार प्लांक की ऊर्जा समीकरण से ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा का जूल वाला मान है वो काम में लेते हैं, ठीक है। अब
अगला जो बोहर का अनुप्रयोग है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।